स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे चैनल पर डाला जाता है। आज से शुरू कर रहे हैं हम रेलवे भर्ती बोर्ड के पिछले वर्ष के पेपर। इसका उद्देश्य है आपको रेलवे भर्ती बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आते हैं उसका एक अच्छा अनुमान आपको लग सके, साथ साथ समय के साथ साथ आप 1 मिनट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सीख जाएं। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इस वीडियो बनाने के 1 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको दे दिया जाता है, जिससे आप स्वयं प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम आपको 1 घंटे बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आरआरबी सिकंदराबाद का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी पिंड को पानी में रखने पर उसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आएगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक बॉडी है और इस पात्र में हमारा पात्र है, हमारा कोई भी, उसके अंदर ये बॉडी डूबी हुई है, ये पानी भरा हुआ है इस पात्र में और ये बॉडी डूबी हुई है। जब कभी भी शुद्ध जल होगा तो शुद्ध जल की डेंसिटी कम होती है और अशुद्ध जल की डेंसिटी अधिक होती है। ऐसा क्यों? जैसे कि आप समुद्र के जल से समझिए, समुद्र के जल में सॉल्ट और अन्य अशुद्धियां होती हैं और इन अशुद्धियों के कारण कोई भी जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो उसका स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, बिकॉज उसकी जो डेंसिटी होती है वह अधिक होती है और डेंसिटी अधिक होने के कारण उसका उत्प्लावन बल भी अधिक होगा। तो शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आएगा? यह अधिक गहराई में डूब जाएगी। जब किसी भी पिंड को पानी में रखेंगे तो इसकी स्थिति शुद्ध जल में अधिक गहराई पर होगी, अशुद्ध जल में वह कम गहराई तक डूबेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी बिलियन है? तो सबसे पहले हम कोलाइडी बिलियन के कंसेप्ट को समझेंगे। कोलाइडी बिलियन को समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि बिलियन होते क्या है। तो आपको मैं बताऊं कि सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो आपको ये समझना है कि जब कोई भी, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए चीनी बिलियन का। पानी में जब हम चीनी को मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्वेंट, जैसे कि ये हो गया वाटर। वाटर में हम जब शुगर ऐड करेंगे तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में शुगर के मॉलिक्यूल जाके एडजस्ट हो जाएंगे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं कि जब हम शुगर की मात्रा जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि शुगर की और मात्रा उसमें ऐड नहीं होगी। उस कंडीशन को बोलते हैं संतृप्त अवस्था। आप यह भी समझ रहे होंगे कि जब कभी भी हमें मिक्सर बनाना होता है, अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा दें उसका इंटर एटॉमिक स्पेस बढ़ जाएगा, जिसके कारण इजिली उसका बिलियन बन पाएगा। अब यहां पर कोलाइडी बिलियन की बात की गई होती है। कोलाइडी बिलियन कैसा होता है? असमांग मिश्रण होता है और यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेंट। अगर पेंट की जगह यहां पर स्याही भी होता तो भी राइट आंसर होता हमारा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? तो आपको मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। ये है लेखक और यह है उनकी रचना। तो यहां पर पहला तो गलत है। नील दर्पण किसकी रचना है डियर एस्पायरेंट? नील दर्पण की बात करें तो नील दर्पण है दीनबंधु मित्र की। और अगर बात की जाए इंडिया अर्नेस्ट की तो इंडिया अर्नेस्ट की है वैलेंटाइन सिरोल, यह ब्रिटेन के लेखक हैं। गोदान की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद की है और यहां पर ये सही सुमेलित है रमेश चंद्र दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी रचना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हर क्वेश्चन हम 1 मिनट से कम में करेंगे ताकि करेक्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। करेक्ट प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी। तो निम्नलिखित में से दक्षिण की गंगा कैसे कहा जाता है? यह वह क्वेश्चन है जिसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। मैं इससे पहले अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाता था, उसमें भी ये स्टूडेंट बार बार पूछे थे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि दक्षिण गंगा कहा जाता है कावेरी को। अब यहां पर बहुत से लोग गोदावरी ऑप्शन टिक करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा पूछा जाता तो राइट आंसर होता गोदावरी, लेकिन यहां दक्षिण गंगा पूछा गया तो राइट आंसर होगा कावेरी। तो आप इसको बिल्कुल सही से नोट डाउन कर लीजिए। दक्षिण भारत की गंगा, साउथ इंडिया की गंगा कैसे कहते हैं? गोदावरी को, या बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा कैसे कहते हैं? गोदावरी को। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइफ को किसी कोड में ए लिखा जाता है, कोड कन्वर्जन ए है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है डी टी जी सी एफ को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा, अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो बहुत इजीली आप समझ पा रहे होंगे। के के बाद एल गायब है, एम है, एन के बाद ओ गायब है, पी है, आई के बाद जे गायब है, एच आ गया, एफ के बाद जी गायब है, एच आ गया, ई के बाद एफ गायब है, जी आ गया। सेम इसी प्रकार हम इसका कोड कर देंगे। ई को गायब कर देंगे, एफ आ जाएगा, यू को गायब कर देंगे, वी आ जाएगा, जी को गायब कर देंगे, एच को, आई, ई और एच।
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख पा रहे होंगे आप 30 सेकंड में हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो ये आपको सेम टेक्निक अपनानी है। एग्जाम में समय कम होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आप ज्यादा समय ले लेंगे तो आपके आने वाले और से क्वेश्चन आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, उन क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। यहां पर पूछा गया अष्टप्रधान मंडल किसके समय में था, तो यह था मराठा टाइम। अगर पूछा जाए किसके शासन में काल में था, तो शिवाजी के टाइम में, और ये मराठा इसका राइट आंसर है। अगर बात की जाए सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सर्वोदय आंदोलन था पिछड़ों को विकास के लिए, और यह किया था संत विनोबा भावे ने। ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं संत विनोबा भावे, और इन्होंने सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का शमन का अधिकार प्राप्त है, तो ये प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी और डी और देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपना राइट आंसर टिक करेंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, और आपको मैथमेटिक्स इतनी इजी ट्रिक से मैं बता दूंगा कि आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है का नाम के छात्र को एक टीचर ने होमवर्क दिया कि भैया इसमें 3 से भाग लेके आओ, लेकिन का नाम का छात्र जो है एक्स में 3 का भाग ना देकर 3 का गुणा करके ले आया, और बोला भाई साहब आंसर आ रहा है 29.7। अब सही आंसर क्या था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 29.7 डिवाइड बाई 3, तो यहां से वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। और हमें टीचर ने क्या करने के लिए बोला था उससे कि भैया x में 3 का भाग दे के आओ, तो x की वैल्यू क्या है a, और 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग दे देंगे। तो यहां पर राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा, आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.9। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। बोरा गुफाएं कहां लोकेटेड हैं, तो बोरा गुफाएं लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान m है, तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान कितना होगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए दिया था, बहुत से स्टूडेंट्स ने m/6 लगा दिया है, जो कि गलत है। सबसे पहले आप समझिए कि ग्रेविटी 1/6 है, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 ग्रेविटी है। लेकिन अगर बात करी जाए वेट की, तो वेट बराबर m इंटू जी होता है। m की वैल्यू सेम रहती है, मास रिमेन कांस्टेंट, g की वैल्यू चेंज हो जाएगी जिसके कारण से वेट कम होगा। लेकिन यहां मास पूछा गया है, द्रव्यमान पूछा गया, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक की ओर आकर्षित करता है, तो मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, पराचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो लोह चुंबकीय मटेरियल को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, चुंबक में 2 पोल होते हैं, और सेम पोल एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर लोहे चुंबकीय पदार्थ लोहे के बुरादा को वो अपनी ओर आकर्षित करेगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 1300 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व करना। तो यहां पर 3600 को सबसे बड़े ऑप्शन से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और यहां पर आंसर आएगा 8। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 10 सेकंड में भी नहीं लगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ल्यूकोडर्मा शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। ल्यूकोडर्मा क्या है, ल्यूकोडर्मा है त्वचा की बीमारी। अब आपको मैं समझाऊं कि होता क्या है, जब कभी भी किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तो यहां पर जो भी बॉडी की कलर बनाने वाली यहां पर सेल्स होती हैं उनको डैमेज कर देता है, और सफेद रंग के दाग पड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर का आधार कैसा होगा, सर्कुलर। अब यहां पर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर को पर्दी के संगत एक रस्सी को 140 बार लपेटा जाता है, ओके, और लपेटा जाता है। इस पर्दी को अगर 20 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर पर लपेटा जाता तो कितने चक्कर लगते, यह यहां पर हमें बताना है। तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले हम यहां पर रस्सी की लंबाई निकाल लेंगे। रस्सी की लंबाई कितनी होगी, पर्दी क्या होती है, पाई इंटू डी या 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ राउंड, और दूसरे केस में 2 पाई R2 और नंबर ऑफ दोबारा के राउंड। तो यहां पर R की वैल्यू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और चक्कर कितने दे रखे हैं, 140, और दूसरे बार में रेडियस दे रखी है 20,
और यहां पर चक्कर निकाल लें। बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। 7 आ जाएगा, n2 की वैल्यू 14 इंटू 7 98। ये आपके सामने ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है इस क्वेश्चन को कर पाना। तो इस प्रकार से हमने यहां पर 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस संस्था ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव नियम को लागू किया है? तो सबसे पहले आप समझिए कि जो भी जीवन बीमा कंपनियां होती हैं उनको लागू कौन करता है? IRDA। IRDA का पूरा नाम क्या है? बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। यह सभी बीमा कंपनी, कोई भी कंपनी फ्रॉड ना करे, इसके लिए भारत सरकार की यह संस्था बीमा कंपनियों पर निगरानी रखती है और सबसे पहला लोक प्रस्ताव लेके आई IRDA। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाकू विमान को फ्रांस में निर्माण किया गया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दसॉल्ट राफेल। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महिला की आयोग की वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यहां पर एक क्वेश्चन जब पूछा गया था उस समय थी ममता शर्मा। अभी अगर एक क्वेश्चन दोबारा से आ जाए तो इसका राइट आंसर होगा रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग कार्य करती है महिलाओं के हक की रक्षा के लिए। अगर कोई भी महिलाओं के साथ अत्याचार या कोई भी प्रकार की यहां पर उत्पीड़न हो रहा है तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसके लिए महिलाओं का समर्थन करती है और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राइट आंसर था ममता शर्मा, वर्तमान में आए तो रेखा शर्मा है। अगर यहां पर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो थी कांता पटनायक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक व्यक्ति 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। यदि उसे आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की हो तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहां पर आपको मैं समझा देता हूं कि सपोज दैट एक व्यक्ति है जिसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और ये कितने टाइम में जा रहा है? 8 घंटे में। आधी दूरी तक भाई साहब चले 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और फिर इन्हें अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, फिर बढ़ा ली 60 कर ली, है ना। तो यहां पर टाइम कितना है टोटल? 8 घंटे। और डिस्टेंस सपोज दैट ये डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस मान लेते हैं x। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं बताता हूं, आधे से 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। तो दूरी कितनी है? x/2 और स्पीड कितनी है? 40। सिमिलरली यहां पर x/2 डिस्टेंस है और स्पीड है 60 और टोटल टाइम कितना लिया भैया ने? 8। तो जब हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहां पर राइट आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू यहां पर आप इजी निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 384। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा S.K. पोटकेट तेलुगु भाषा, तुलसीदास अवधी, अमिताभ घोष अंग्रेजी के लेखक नहीं है। बेसिकली ये हिंदी में लिखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इनमें से किस गवर्नर जनरल के शासन काल में 1853 में पहली बार भारतीय रेल सेवा शुरू की? तो ये हुई लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। यह हमने इतिहास की टेस्ट सीरीज में सॉल्व किया था। यदि आपने हमारी इतिहास की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारत में किसने पहली मुद्रा चलाने का प्रचलन शुरू किया? तो यह किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले मुद्रा, प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलन शुरू किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जोधाबाई सलीम की पत्नी थी, बिल्कुल सही है। जीजाबाई शिवाजी की थी, ताराबाई साहू जी की थी। लेकिन खुर्रम का क्या, किसका नाम था? खुर्रम था शाहजहां का और ये मनमती उनकी पत्नी नहीं थी। यहां पर अगर बात की जाए शाहजहां का पुत्र कौन था? शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। भारत में पहला प्रधान डाकघर कहां खोला गया? तो भारत में प्रथम डाकघर खोला गया कोलकाता में। कोलकाता अंग्रेजों की राजधानी थी और उसके बाद उन्होंने 1913 में कोलकाता से दिल्ली इसको ट्रांसफर किया था और पहला डाकघर पहला कहां खोला गया? कोलकाता में। सूर्य किस तरह का तारा है? तो सूर्य है एक विशाल तारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही बेसिकली एक धर्म है और जिसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन अकबर ने।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। यदि कोई दुकानदार 15 रुपए प्रति किलो और 20 रुपए प्रति किलो की दो प्रकार की चाय अपनी दुकान में रख रहा है और उसको किस प्रकार से मिक्सअप करे कि वह 16.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच सके, तो आपको कुछ नहीं करना है यहां पर, मतलब कि ऑप्शन से ही सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि यहां पर सबसे कम समय में ऑप्शन से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर सी उठा लेता हूं, सपोज दैट। तो 15 रुपए वाली को 7 गुना मिलाएगा 7 अनुपात में, और 20 वाले को मिलाएगा 3 के अनुपात में, और टोटल चाय कितनी हो गई 10 kg। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे 105 + 60 डिवाइड बाई 10, तो यहां पर कितना आ जाएगा 165/10 16.5। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन को आप उठा लीजिए, ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, देखने में भारी भरकम लग रहा है लेकिन हो जाएगा आधे मिनट में। 1250 का 0.07% और 650 का 0.02% का अंतर कितना होगा? तो देखिए करना कैसे है। सबसे पहले आप 1250 लिखिए। 1250 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं आपको ऐसे स्टूडेंट को समझ के बता रहा हूं कि अगर जिसकी मैथमेटिक्स बिल्कुल ही अच्छी नहीं है तो वह मेरे साथ अच्छी कर सकते हैं, और जिनको चीजें अच्छे से पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 650 गुणा 0.02 डिवाइड बाई 100। अब जो डेसिमल है ना, डेसिमल को भी 1/100 लिख देंगे और 1/100 को निकाल लेंगे बाहर 10 की 4 बार। तो 1250 गुणा 7 माइनस 650 गुणा 2। इस तरह से हम यहां पर इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, और यहां पर इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप इसलिए इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नास्काम किसका संक्षिप्त रूप है? नास्काम। अब यह क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स को दिया सबने इसका सही आंसर दिया, तो इसका भी राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यह क्वेश्चन में आपके